ओके बेटा, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसको ट्रांसमिशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। सो इक्वेशन है हमारे पास रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, ठीक है। देखो, जैसे आपको पता है कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है इन केस ऑफ साउंड एंड लाइट वेव्स, राइट। तो कहते देखो, जब भी कोई भी मीडियम में से कुछ भी साउंड निकलता है, चाहे लाइट निकलती है, ठीक है, सो देयर इज़ ए प्रोपगेशन ऑफ वेव्स, ठीक है। तो क्या हुआ प्रोड्यूस होती है, वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। अब देखो, जैसे हमने स्टडी किया हुआ है कि अगर जो वेव है वो किसी दो मीडिया के बीच में जाए, ठीक है, मतलब उसको सेपरेट आउट कर दे ड्यू टू रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ठीक है, तो क्या होगा, उसकी करेक्टरिस्टिक जो इम्पिडेंस है वो भी क्या हो जाएगी, सडनली चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमने स्टडी करना है किस केस में, स्ट्रिंग के केस में रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का क्या इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये फिगर में ये पॉइंट सही करो, दैट इज़ यहाँ पे बी आएगा, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है शो दैट टू स्ट्रिंग्स ए बी एंड बी सी जॉइन टुगेदर एट एक्स इज इक्वल टू 0। मतलब कहते हैं ये दो स्ट्रिंग्स हैं आपके पास, ठीक है, तो दिस इज़ योर पॉइंट बी। मतलब ए से बी और बी से सी दो स्ट्रिंग आपस में जोड़ी हुई हैं, किस पॉइंट पे, एक्स इज इक्वल टू 0 पॉइंट पे वो जोड़ी हुई है। उनकी इम्पिडेंस की वैल्यू दी हुई है और रो की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। अब देखो, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग में कोई ना कोई टेंशन होगी, तो उसके लिए टी दिया हुआ है, ये इस अलॉन्ग है और ये इस अलॉन्ग है, ठीक है। तो बेसिकली ये है क्या, Z1 K1 रो 1 Z2 K2 रो 2, ठीक है। Z1 क्या है, करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है। जो K है वो वेव नंबर है और जो रो है वो क्या है, मास पर यूनिट लेंथ। सिमिलरली Z2 K2 एंड A2 इन केस ऑफ B to C, राइट। तो कहते जो स्ट्रिंग है वो किस में है, टेंशन में है। मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया, ये इस डायरेक्शन में और ये इस डायरेक्शन में, क्योंकि दो स्ट्रिंग है हमारे पास तो टेंशन भी दो लगेंगी, ठीक है। तो कहते मान लो हमारे पास जो ये पूरा सेटअप है वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोनिक वेव्स प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो इक्वेशन हम कैसे लिख सकते हैं, दैट इज़ वाई के पैर में आए इंसिडेंट वेव के लिए, दैट इज़ वाई आई इज इक्वल टू ए के पैर में आए ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी माइनस K1 x, K1 फर्स्ट वेव नंबर के लिए, ठीक है। सिमिलरली उन्होंने रिफ्लेक्शन के केस में भी ले ली इक्वेशन। जस्ट क्या करना है, वाई आई की जगह पे हमने वाई आर लिख देना है फॉर रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो देन एक और वेव लेनी है जो किसकी होगी, ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। वो कहाँ से कहाँ तक होगी, बी टू सी स्ट्रिंग में होगी उसकी ट्रांसमिशन। तो हमने लिख देना वाई के पैर में टी, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी और वेव नंबर भी आपका चेंज हो जाएगा, एम्पलीट्यूड भी आपका चेंज हो जाएगा, दैट इज़ AT K2, ठीक है। अब देखो, कहते हैं ये तीनों इक्वेशंस फॉलोइंग सेट कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। वो क्या होती है, कहते हैं इंसिडेंट प्लस जो रिफ्लेक्शन होती है वो किसके इक्वल होती है, इंसिडेंट के, ठीक है। तो तीनों वैल्यूज़ आपको पता है, वो तीनों वैल्यूज़ हमने लिख दी, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 से जब हमने सब्सटीट्यूट किया यहाँ पे और यहाँ पे, तीनों इक्वेशन हो जाएंगी कैंसिल, क्योंकि ओमेगा टी बचेगा, ई रेज़ टू पावर आयोटा ओमेगा टी। सभी में से कॉमन निकालेंगे वो कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास सिर्फ किसकी वैल्यू बचेगी, ओनली एम्पलीट्यूड की वैल्यूज बचेगी, दैट इज़ ए आई इज प्लस ए आर इज इक्वल टू ए टी, ठीक है। अब कहते हैं कि उस पर एक फोर्स लग रही है, दैट इज़ ट्रांसवर्स फोर्स। तो ट्रांसवर्स फोर्स के केस में हमने रिजल्ट निकाला हुआ है, दैट इज़ टेंशन इनटू कर्ली वाई बाय कर्ली एक्स, ठीक है। तो वो हमने सब्स्टिट्यूट किया, देखो क्या बना, जस्ट क्या किया, इस इक्वेशन में जाके दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई किया, देख रहे हो, ठीक है। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमें क्या चाहिए, कर्ली बाय कर्ली एक्स ऑफ वाई आई वाई आर। देखो ये स्टेप कैसे किया, देखो पहले इंसिडेंट की वैल्यू लिखनी है, देन रिफ्लेक्शन की एंड देन ट्रांसमिशन की, ठीक है। तीनों इक्वेशन को क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव एक्स के विद रिस्पेक्ट टू आपने करना है। उसके बाद आएगी ये इक्वेशन, ये इंसिडेंट की, ये रिफ्लेक्शन की और ये ट्रांसमिशन की, ठीक है। उसके बाद देखो, जब आप इस इक्वेशन में जाके x की वैल्यू को 0 सब्स्टिट्यूट करोगे, ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन बचेगी K1 ए, एम्पलीट्यूड बचेगा इंसिडेंट का, रिफ्लेक्शन का और ट्रांसमिशन का, ठीक है। आफ्टर दैट आपने क्या करना है, एम्पलीट्यूड को एक तरफ रखा, K2 को नीचे ले गया, आपके पास रेशो बन गई K2 बाई K1। तो हमें K की वैल्यू पता है, दैट इज़ वेव नंबर, दैट इज़ 2 पाई बाई लैम्डा। K1 है तो लैम्डा 1 आ जाएगा, अगर K2 होगा तो लैम्डा 2 हो जाएगा, ठीक है। यही इक्वेशन है, ठीक है। तो उसके बाद देखो, उन्होंने फ्रीक्वेंसी में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन में न्यू के साथ, न्यू के साथ मल्टीप्लाई, न्यू के साथ डिवाइड किया, देखो
ठीक है। आफ्टर दैट हमें पता है कि 2 पाई न्यू की वैल्यू क्या होती है हमारे पास ओमेगा, ठीक है, और न्यू लैम्डा की क्या वैल्यू होती है, दैट इज़ सी, वो सब्स्टिट्यूट कर दी, लैम्डा 1 है तो यहाँ पे C1 आ गया, ठीक है। उसके बाद देखो हमारे पास वेव वेलोसिटी की वैल्यू होती है C1 इज इक्वल टू T/Z1, वो वैल्यू भी उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर ली। सिमिलरली उन्होंने लिख दिया C2 क्या होता है T/Z2, ठीक है, वो वैल्यूज़ उन्होंने क्या किया, इसमें जाके सब्स्टिट्यूट की K2/K1 में, ठीक है, सब्स्टिट्यूट किया। आफ्टर दैट हमारे पास वैल्यू क्या आई Z2/Z1, मतलब जब हम इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास T के साथ T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपके पास K2/K1 इज इक्वल टू Z2/Z1, ठीक है। आफ्टर दैट ये K2/K1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की तो हमारे पास बना A इंसिडेंट माइनस A रिफ्लेक्शन इज इक्वल टू Z2/Z1 A ट्रांसमिशन, ठीक है। अब देखो जो ये 4th इक्वेशन है और जो 6th इक्वेशन है, दोनों को कर देना ऐड। जब ऐड करोगे तो आपके पास AR वाला जो टर्म होगा ना वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, मतलब आपके पास सिर्फ कौन सी इक्वेशन बचेगी, इंसिडेंट वाली और ट्रांसमिशन वाली, ठीक है। और जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास AI वाली जो टर्म है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, और आपके पास A ट्रांसमिशन वाली वैल्यू बचेगी, मतलब एम्पलीट्यूड आ गया आपके पास इंसिडेंट का भी और रिफ्लेक्शन का भी, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड निकालना है हमने, इसकी क्या डेफिनेशन होती है, दैट इज इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द रिफ्लेक्टेड वेव टू द इंसिडेंट वेव। रिफ्लेक्टेड वाली भी आपके पास है, इंसिडेंट वाली भी आपके पास है, दोनों को डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवीजन आपके पास क्या बचेगा, Z1 माइनस Z2 अपॉन Z1 प्लस Z2, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपके पास ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट फॉर एम्पलीट्यूड क्या होगा, इसकी डेफिनेशन होती है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव टू द एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। अब ट्रांसमिटेड की आपके पास वैल्यू है, तो देखो ये वैल्यू निकालने के लिए क्या किया उन्होंने, जस्ट इस इक्वेशन में जाना है, ठीक है, जस्ट अरेंज करना है, AT/AI इस साइड ले जाना है, बाकी सारी इक्वेशन जब आप उस साइड लेके जाओगे तो आपके पास बनेगा दिस इक्वेशन, ठीक है। तो आगे देखो इन दो इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो RA है, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड RA एंड कोएफिशिएंट ऑफ एम्पलीट्यूड TA, मतलब रिफ्लेक्शन का कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन का कोएफिशिएंट किस पे डिपेंड कर रहा है, Z1 और Z2 पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। और इनकी जो वैल्यूज़ है वो किस, बाकी जो वैल्यूज़ बची हैं वो किस पे डिपेंड कर रही हैं, फ्रीक्वेंसीज़ पे, ठीक है। और ये दोनों टाइप्स की वेव पे वैलिड है, लाइक रिफ्लेक्शन पे भी और ट्रांसमिशन पे भी, ठीक है। दोनों के दोनों रियल क्वांटिटीज़ आई, कोई आयोटा के फॉर्म में नहीं आया, ठीक है। नेक्स्ट देखो हमने निकालनी है एनर्जी ऑफ प्रोग्रेसिव वेव, ठीक है। तो हमारे पास ये वैल्यू तो ऑलरेडी है पार्टिकल की, ठीक है, जो ट्रांसवर्स वेव प्रोपगेट कर रहा है, ठीक है। तो कहते हैं मान लो कि जो पार्टिकल है वो डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, कोई साइन फंक्शन की वजह से, ठीक है, उसका मतलब कोई इमेजिनरी पार्ट था, ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया y इज इक्वल टू A साइन ओमेगा टी माइनस KX, ठीक है। वेलोसिटी निकालनी थी तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालनी है तो उसका सेकंड डेरिवेटिव भी करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो कहते जो v है वेलोसिटी है, ठीक है, पार्टिकल की a एक्सेलरेशन है, ठीक है। कहते मान लो अगर हम कोई एलिमेंट्री पार्ट लेते हैं जिसकी कोई लेंथ dx है, m मास है m, ठीक है, तो कहते उसका कोई पोटेंशियल एनर्जी का पार्ट भी होगा, ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, दैट इज़ mv² की फॉर्म में। देखो यही लिखा है, v को वेलोसिटी मतलब उसका डबल डेरिवेटिव किसका, डिस्प्लेसमेंट का लिख सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू dy, ठीक है। ये जो नेगेटिव पार्ट है ना ये बेसिकली किसकी वजह से आया, ये स्ट्रिंग की वजह से आया, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स लगती है उसमें, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ, इसलिए वो नेगेटिव साइन आया। और लिमिट ली उन्होंने 0 to y, मतलब पार्टिकल जो है वो आपका 0 से, मतलब पहले इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, वो 0 से y तक डिस्प्लेस हुआ, ठीक है। उसके बाद उन्होंने कर्ली स्केयर y बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, ओमेगा स्क्वायर y उसके साथ भी नेगेटिव था, तो माइनस माइनस बिकम प्लस। तो उसके बाद उन्होंने इंटीग्रेशन की फ्रॉम लिमिट 0 to y, उसके बाद हमारे पास आंसर क्या बचा, हाफ m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है। तो y आपका क्या है, ये था ना, तो वहाँ पे जाके y का होल स्क्वायर कर दो, हमारे पास बन जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी माइनस KX, ठीक है। a स्क्वायर भी आना है यहाँ पे, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर नहीं लिखा यहाँ पे, एम्पलीट्यूड का भी स्क्वायर आना, ठीक है।
अब देखो पार्टिकल पे पोटेंशियल एनर्जी लग गई, अब कौन सी एनर्जी लगेगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि अब वो मोशन में आ गया। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज़ हाफ एम वी स्क्वायर। वेलोसिटी को डी वाई बाई डी टी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस केस में उन्होंने कौन सा एंगल ले लिया, कॉस, ठीक है। आफ्टर दैट हमने दोनों एनर्जीज को कर देना है ऐड अप, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को हमने ऐड अप कर दिया, मतलब ये वैल्यू और ये वैल्यू हमने ऐड कर दी। आफ्टर दैट हमारे पास क्या बना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद हमने एम को क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, रो डी एक्स, ठीक है। डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट लेंथ होता है ना, डेंसिटी दैट इज़ मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो वो वहाँ से ये वैल्यू आई, ठीक है। तो वहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या लिखा, कहते जो एनर्जी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ एनर्जी है, वो कहाँ पे आएगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे भी आएगी, मतलब स्ट्रिंग के, ठीक है। तो उसको उन्होंने क्या लिखा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको डिनोट किया आई के साथ, ठीक है। तो यही वैल्यू उठानी है, जस्ट हमने क्या इसमें एडअप कर दिया एनर्जी के साथ, टाइम, ठीक है। एंड यहाँ पे बना डी एक्स बाई डी टी, तो डी एक्स बाई डी टी होता क्या है, वेलोसिटी, तो हमारे पास ये चेंज हो गई वेलोसिटी। यहाँ पे कौन सी ले ली उन्होंने, सी, मतलब स्पीड ऑफ लाइट वाली वेलोसिटी ले ली। देन रो सी को उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया जेड, दैट इज़ करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है। तो आपके पास रेट ऑफ एनर्जी क्या आ गई अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन, दैट इज आई इज इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जेड। ओमेगा इज़ योर फ्रिक्वेंसी, ए इज़ योर एम्पलीट्यूड एंड जेड इज़ योर करेक्टरिस्टिक इम्पिडेंस, ठीक है। अब रिलेशन निकालना है पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। तो देखो सबसे पहले उन्होंने काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू उठाई, ठीक है। कहते मान लो किसी टाइम ज़ीरो पे उनकी वैल्यू क्या है, ये मतलब जस्ट क्या करना है, टी को ज़ीरो कर देना, ओमेगा टी आपका जो फैक्टर है वो ऑटोमेटिकली ज़ीरो हो जाएगा, तो आपके पास बचा दिस टर्म, ठीक है। अब कहते हैं सो द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वेव इन वन वेवलेंथ लॉन्ग मीडियम इज़ गिवन बाय, मतलब अब हमने पोटेंशियल एनर्जी देखनी तो है लेकिन विद वन वेव देखनी है, और उसकी मतलब वेवलेंथ कितनी है उसके विद रिस्पेक्ट टू देखनी है। तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है जस्ट उसके पैर में, दैट इज़ के लैम्डा, ठीक है। और लिमिट्स भी चेंज कर देनी है फ्रॉम ज़ीरो टू लैम्डा, ठीक है। इट इज़ फॉर बेसिकली वन वेवलेंथ, ठीक है। तो हमें पता है कॉस केयर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा बाई 2, वो सब्स्टिट्यूट किया, अपर लिमिट लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट की, तो हमारे पास फॉर्मूला आंसर क्या बना, दैट इज़ 1 -1/4 के बाहर है आपके पास, ठीक है। अंदर आपके पास क्या बचा, दिस वेरी टर्म बची, ठीक है। अब देखो इस पे अपर लिमिट लोअर लिमिट अलग से लगाई, इस पे अलग लगाई, ठीक है। आफ्टर दैट आपके पास ये इक्वेशन बचेगी, ठीक है। उसके बाद देखो जो इंटीग्रेशन है कॉस केयर के एक्स की जगह पे यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट कर देना लैम्डा बाय 2, ठीक है। इट्स अप टू यू कि आपने ऐसे सॉल्व करना है कि ऐसे सॉल्व करना है, उन्होंने दो मेथड्स बताए हैं, ठीक है। उसके बाद लैम्डा बाय 2 वैल्यू आई, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी फॉर वन वेवलेंथ की वैल्यू आई 1/4 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने क्या करना है, साइन स्क्वायर वाला ले लेना है, ठीक है। उसको भी सिमिलरली ऐसे ही सॉल्व करना है, तो आपके पास हमारे वैल्यू जो है वो क्या बनेगी, 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर लैम्डा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि जो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है और काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू है फॉर वन वेवलेंथ, वो क्या है, आपस में इक्वल है, ठीक है। अब नेक्स्ट केस देखो, दैट इज़ रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या है कि ये दो ही स्ट्रिंग हैं, ठीक है। एक इंसिडेंट है और एक रिफ्लेक्शन है और एक क्या है, ट्रांसमिशन है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एरो की वजह से आपको पता भी चल रहा होगा कि इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन एक ही जगह पे हो रही है और जो ट्रांसमिशन है वो अलग डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। तो कहते हैं मान लो जो Z1 C1 और Z2 C2 हैं वो क्या हैं, करेक्टर इम्पीडेंस हैं, मतलब Z1 Z2 आर करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एंड C1 C2 आर योर वेव वेलोसिटीज़ ऑफ टू स्ट्रिंग्स, राइट। तो जो उनका चेंज है एनर्जी का वो मान लो क्या है, आई दैट इज़ इंसिडेंट का चेंज इन एनर्जी, IR दैट इज़ रिफ्लेक्शन का, एंड IT रिस्पेक्टिवली, राइट। एंड सिमिलरली एम्पलीट्यूड है AI AR एंड AT, ठीक है। तो देखो प्रीवियस केसेस में हमने ऑलरेडी उसकी एनर्जी की वैल्यू निकाल ली है, राइट। एनर्जी की वैल्यू हमने जस्ट सब्स्टिट्यूट कर देनी है डायरेक्ट ही, ठीक है। दैट इज़ आई के केस में जस्ट AI लिख देना है, AR एंड AT, Z1
इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन की सेम आएगी करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और जो ट्रांसमिशन की है वो डिफरेंट आएगी, ठीक है। उसके बाद देखो हमने निकालना है रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी, उसका फॉर्मूला होता है इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ रेट ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी टू द इंसिडेंट। हमारे पास रिफ्लेक्शन की वैल्यू भी है, इंसिडेंट की वैल्यू भी है, दोनों को डिवाइड कर दो। आफ्टर डिवीजन आपके पास आंसर आएगा RA² दैट इज़ AR/AI दैट इज़ एम्पलीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाई एम्पलीट्यूड ऑफ इंसिडेंट का होल स्क्वायर। तो उसकी वैल्यू RA थी वो हमने ऑलरेडी पीछे निकाली है, दैट इज़ Z1 - Z2 अपॉन Z1 + Z2, ठीक है। यहाँ पे देखो होल स्क्वायर था तो यहाँ पे भी क्या आ गया, होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जी को उन्होंने किससे डिनोट किया है, RU से, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास ट्रांसमिशन कोफिशिएंट, उसको उन्होंने डिनोट किया TU से। तो उसका क्या फॉर्मूला था, इट इज़ द रेशियो ऑफ ट्रांसमिशन टू द इंसिडेंट, ठीक है। उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की तो आपके पास क्या आया, AT/AI एम्पलीट्यूड का होल स्क्वायर इंटू Z2 - Z1। तो हमने उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, दैट इज़ AT/AI की वैल्यू हमारे पास होती है TA, उसकी वैल्यू हमें पता है ऑलरेडी, हमने प्रीवियस केसेस में निकाल ली है। तो हमने इसमें जाके सब्स्टिट्यूट की, इसमें जाके सब्स्टिट्यूट की AT/AI की वैल्यू, तो हमारे पास ये आई, ठीक है। आफ्टर दैट हमने इसको मल्टीप्लाई किया आपस में, तो हमारे पास ये वैल्यू आई। आफ्टर दैट हमने रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन दोनों की जो एनर्जी है उनको प्लस किया। तो आफ्टर LCM हमारे पास इक्वेशन क्या बनी, दैट इज़ 1, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि जब हम सम करते हैं रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट ऑफ एनर्जीज़ का, तो उसका आंसर क्या आता है, दैट इज़ यूनिटी, ठीक है। यहाँ तक देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ लो।